मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से भी कई मुसीबतों से घिरे हुए हैं। इमरान खान पहले ही अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे हालात में अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी आईएसआईएस ने पाकिस्तान को धमकी देकर उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में सक्रिय आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल ने पाकिस्तान को बर्बाद करने की धमकी दी है। आईएसआईएस का कहना है कि अफगानिस्तान की हालत के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करेगा। यानी दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब खुद दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के टारगेट पर है। आतंकी संगठन आईएसआईएस का ऐलान। बर्बाद होगा पाकिस्तान। आईएसआईएस ने दी पाकिस्तान को धमकी। आईएस के टारगेट पर पाकिस्तान। दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब खुद दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के टारगेट पर है। दरअसल दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शुमार आईएसआईएस के अफगानिस्तान मॉड्यूल के एक बड़े कमांडर नजीफुल्लाह ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना उसका पहला टारगेट है। आईएसआईएस के प्रमुख आतंकी नजीफुल्लाह ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारा पहला लक्ष्य पाकिस्तान को नष्ट करना है, क्योंकि आज अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है। तालिबान कह रहे थे कि वो देश के 80% हिस्से को नियंत्रित करते हैं, लेकिन 2.5 महीने गुजरने के बाद भी वो इस्लामिक शासन को लागू करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए हमने अफगानिस्तान में आईएसआईएस की शुरुआत की है। सुरक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि पाकिस्तान ने आतंक की जिस फसल को बोया था, आज की तारीख में वो उसी के नतीजे भुगत रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान को अफगानिस्तान में जो स्पेस मिला है, जो अफगानिस्तान में अस्थिरता आई है, उसकी वजह से इस्लामिक स्टेट खुरासान अपने आप को रीग्रुप करने में सफल होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी इस्लामिक स्टेट खुरासान हाल के समय में मजबूत हुआ है और उसने अनेक आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ऐसे तालिबान के आतंकियों को भी अपने संगठन में शामिल कर रहा है जो कि यूएस तालिबान की डील से असंतुष्ट थे और जो कि शरिया लॉ के स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में विश्वास रखते हैं। दरअसल इराक और सीरिया से आईएसआईएस के खात्मे के बाद उसके आतंकियों ने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने शुरू किए। उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आईएसआईएस के आतंकियों की मदद की, लेकिन आज आईएसआईएस उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजीफुल्लाह ने भी ये दावा किया है कि आईएसआईएस खुरासान में चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और रूस से आने वाले जिहादी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बावजूद इस्लामिक कानून लागू नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो अब उसके और पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर देगा। नजीफुल्लाह ने धमकी देते हुए ये भी कहा है कि भले ही तालिबान की तुलना में उनके पास कम लड़ाके हों, लेकिन बावजूद इसके वो अफगानिस्तान में कहर बरपाने की कुव्वत रखते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकियों की तादाद 2000 के करीब है, लेकिन फिर भी वो तालिबान के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। आईएसआईएस के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बावजूद कई बड़े आतंकी हमले कर उसे दहला चुके हैं। अभी हाल ही में आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने अफगानिस्तान की 2 शिया मस्जिदों पर 2 आतंकी हमले किए थे। इन हमलों में 200 लोगों की मौत हुई थी।
इस्लामिक स्टेट खुरासान लगातार मजबूत होता जा रहा है, वो अपने आप को रीग्रुप कर रहा है और इस्लामिक स्टेट खुरासान और तालिबान के बीच में अफगानिस्तान में वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। यद्यपि कि ये लड़ाई 2015 से ही चलती रही है, लेकिन अब इसमें तेजी आ सकती है। आईएसआईएस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार से भी खुश नहीं है। आईएसआईएस के कमांडर नजीफुल्लाह का आरोप है कि तालिबान के कुछ नेता कट्टर नेताओं को पर्दे में रख रहे हैं। शरिया की हिमायती और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो गई। इस सच्चाई को 2 साल तक गुप्त रखा गया था। हमने तालिबान के बड़े नेताओं से मुल्ला उमर का वीडियो दिखाने को कहा, लेकिन वो भी नहीं दिखाया गया। इसके साथ ही वर्तमान में तालिबान के सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुंदजादा को भी पर्दे में रखा जा रहा है। तालिबान के कुछ नेता शक्तिशाली देशों के दबाव में शरिया कानून को लागू करने से बच रहे हैं। हैरानगी तो इस बात की है कि जैसे ही आईएसआईएस ने तालिबान पर तालिबान के सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुंदजादा को पर्दे में रखने का आरोप लगाया, वैसे ही अफगानिस्तान के कंधार शहर में हेबतुल्लाह अखुंदजादा नजर आए। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब हेबतुल्लाह अखुंदजादा सार्वजनिक तौर पर नजर आए। हालांकि तालिबान ने उनका कोई वीडियो या फोटो सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उनके संबोधन के 10 मिनट का ऑडियो तालिबान के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया। तालिबान के मुताबिक हेबतुल्लाह शनिवार को कंधार के दारुल उलूम हकीमा मदरसे में अपने सैनिकों और शिष्यों से बात करने के लिए गए थे। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि आईएसआईएस की तालिबान और पाकिस्तान को दी गई धमकी अब दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। वैसे भी पाकिस्तान में इमरान राज में आवाम का बुरा हाल है और इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के चीफ कमर जावेद बाजवा के बीच तनातनी बढ़ गई है और इस तनातनी की वजह है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से सेना की आलोचना और पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना का इमरान खान से मोहभंग हो चुका है, लिहाजा जनरल बाजवा इमरान खान से पल्ला छुड़ाने की फिराक में हैं। इमरान खान चाहते हैं कि फैज हामिद 2022 में बाजवा के रिटायर होने के बाद पाकिस्तान सेना की कमान संभाले। दरअसल इमरान खान को उम्मीद है कि फैज हामिद 2023 के चुनाव में इमरान खान को फिर एक बार सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक फैज हामिद ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को जीत दिलवाने में मदद की थी। इतना ही नहीं, बतौर आईएसआई चीफ अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में वापस लाने के पीछे भी फैज हामिद का ही दिमाग था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो घरेलू मोर्चा हो, चाहे वो विदेशी मोर्चा हो, हर जगह वो चुनौतियों से घिरते जा रहे हैं। घरेलू मोर्चे की बात करें तो पाकिस्तान के वास्तविक संचालनकर्ता जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसके साथ भी इमरान खान के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। आईएसआईएस चीफ के अपॉइंटमेंट को लेकर के जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बीच में जो तनाव पैदा हुआ, उसकी वजह से उनकी स्थिति और अधिक दबाडोल हुई है। फिलहाल इमरान खान की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ वो घर में विपक्षी पार्टियों के हमले झेल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल बाजवा से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ती महंगाई भी उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। ऐसे हालात में आईएसआईएस की धमकी ने उनकी मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा किया हो, और वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसके अपवाद नहीं होंगे। इमरान खान को भी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी आने वाले समय में गंवानी पड़ सकती है। पाकिस्तान के वास्तविक संचालनकर्ता वहाँ की आर्मी और आईएसआई के साथ उनके संबंध तनावग्रस्त हो चुके हैं और ऐसे में अब उनकी जो सत्ता है वो डवाडोल नजर आती है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही फंस चुके हैं और अब आईएसआईएस ने भी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी हमले करने शुरू कर दिए तो इमरान का सत्ता में रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। पूरी
दुनिया इस हकीकत से बाखबर है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका वजूद खैरात पर टिका हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो कर्ज की खैरात मिलने पर इतराता है। तभी तो सऊदी अरब से $3 बिलियन की खैरात मिलने पर इमरान ऐसे इतराए मानो उन्होंने जंग जीत ली हो। हैरानी तो इस बात की है कि कर्ज उतारने के लिए भी इमरान खान को और कर्ज की जरूरत है। दरअसल अपनी इस बदहाली के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि अपनी सरजमी पर आतंकी फैक्ट्री को पालने की हसरतों के जाल में आज पाकिस्तान खुद ही उलझकर कर्ज की दलदल में धंस चुका है। कर्ज के दलदल में धंसा पाकिस्तान। पाई पाई को मोहताज हुआ पाकिस्तान। कर्ज चुकाने के लिए कर्ज की मांगी खैरात। कर्ज के लिए दर दर भटक रहे इमरान। पाकिस्तान आर्थिक रूप से बीमार हो चुका है। पाकिस्तान कर्ज के दलदल में इस कदर धंस चुका है कि अब उसके पास दूसरों से उधार मांगने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। चीन पाकिस्तान को कर्ज देते देते थक चुका है। विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर बहुत हद तक रोक लगा दी है। ऊपर से FATF के प्रहार से पाकिस्तान की अर्थनीति हिल चुकी है। आज पाकिस्तान में चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि मुल्क का आखिर क्या होगा। क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? क्या पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसकर किसी दूसरे मुल्क का उपनिवेश बन जाएगा? क्या पाकिस्तान नीलाम हो जाएगा? और दूसरी तरफ हमारी कुर्कियां शुरू हो गई। 45,000 बिल्डिंग बेची जाएंगी। यूं 10 हमारे हाथ में कासा पकड़ा दिया इन आलमी इदारों ने। क्या क्या बिकने वाला है, लोगों पर बिजली का बम कैसे गिरा दिया गया। और जो सबसे खतरनाक खबर है, 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट एक दूसरा हमारे लिए बदमाश कह रहे हैं जी। 200 इदारों का इशारा दिया IMF ने, कितना 200 का कि भी इनकी तैयारी करो। 50 इदारे हर साल ना हम बेचा कर। पाकिस्तान में हाय तौबा मची है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर आतंक के पैरोकार पाकिस्तान की कोई कितनी मदद करे, और अगर मदद करे भी तो उसके एवज में दहशतगर्दी का रिटर्न गिफ्ट क्यों झेले। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब कुछ नहीं सूझ रहा, जब कहीं से मदद नहीं मिली, कहीं से कर्ज नहीं मिला, कहीं से उधार के पैसे नहीं मिले, तो आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए इमरान खान सऊदी अरब चले गए। 23 से 25 अक्टूबर तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब में डेरा डाले रहे। मौका तो था रियाद में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सम्मेलन का, लेकिन इस सम्मेलन के बहाने इमरान पाकिस्तान की लाज बचाने में जुटे थे। इमरान खान कटोरा लेकर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सामने गिड़गिड़ाते रहे। ऐसे में सऊदी अरब भी क्या करता, इस्लामी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान की मदद कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को $3 अरब यानी करीब 300 करोड़ रुपए देने का वायदा किया। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मदद का ऐलान किया। तो इसी साल सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को तेल उत्पाद से जुड़े व्यापार के लिए करीब 150 करोड़ की मदद की थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उनको सऊदी अथॉरिटीज ने श्योर कराया, प्रॉमिस किया है कि वो $3 अरब की जो अमाउंट है वो देंगे, पाकिस्तान के सेफ डिपॉजिट में जमा कराएंगे। सेफ डिपॉजिट में, यानी कि यहाँ से निकाल ना सके।
अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे सियासतदान, मैंने पहले कितनी दफा कहा है कि हमारे सियासतदान हमें नीचा दिखाने के लिए, अवाम को खज्जल खराब करने के लिए दूसरे ममालिक से पैसे ले जाते हैं, ये उधारे। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये जो मुल्क है, ये किस तरह एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में फॉल कर गया है कि आपकी जो डिफेंस बजट है, आपने बोरोड पैसा लिया हुआ है। इमरान भले ही सऊदी अरब से मिली भीख को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं की कौम उनका मजाक उड़ा रही है। कर्ज के पैसे से कर्ज चुकाने की उनकी नीति की आलोचना कर रही है। इतना ही नहीं, बातें तो इस पर भी हो रही है कि जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे, उसके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई थी। सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दे पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की ओर से सऊदी अरब को चेतावनी दे दी गई थी और तभी से दोनों देशों के बीच तकरार शुरू हो गई। लेकिन मरता क्या न करता, इमरान खान को आखिरकार सऊदी अरब की शरण में जाना ही पड़ा। सऊदी अरब से भीख मांगनी पड़ी। इमरान खान को सऊदी अरब से कर्ज मिला तो उनके जख्म पर थोड़ा मरहम तो जरूर लगा, लेकिन इस मरहम से भी पाकिस्तान का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि कर्ज ना चुका पाने की हालत में पाकिस्तान का क्या होगा, इस सवाल पर हर जुबान पर ताला लगा हुआ है। फिलहाल देखना तो ये है कि सऊदी अरब इस भीख के एवज में पाकिस्तान से क्या वसूल करता है। पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपए का कर्ज कितना भारी पड़ता है।